चलो भाई आ जाओ, बैठो बैठो। कहाँ तक करा थे सर? इम्पल्स। चलो निकालो इम्पल्स। सुनो भाई, पहले सुन लो फिर लिखवाते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी पे आपने एक लार्ज अमाउंट का फोर्स लगा है। कितना लार्ज अमाउंट का फोर्स पूरे टाइम के लिए लगा है ना, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो उसके द्वारा जो इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। आपने क्रिकेट मैच देखा है? क्रिकेट मैच देखा होगा कि जो क्रिकेटर बॉल को हिट करता है, जो फील्डर उसको कैच करता है, आपने देखा बहुत तेजी से आता है उसके ऊपर, आता है ना, आता है। फिर उसके बाद अगर आप कभी हाथ में उस बॉल को देखो तो बहुत तेज चोट लगती है, लेकिन वो क्या करता है, तेजी से हिट करता है और फिर वो क्या बॉल लेके थोड़ा पीछे खींचता है और क्या होता है, उसको चोट नहीं लगती। आप लोग खेले होगे, देखे होगे, जब कभी आपको बॉल को पकड़ना होता है, होल्ड करना होता है, क्या करते हो? पहले उसको लेके अपने साइड खींचते हो, है ना, उसके डायरेक्शन में ले जाते हो। क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। इम्पल्स क्या है बेटा? इम्पल्स जो है किसी बॉडी पे अगर मान लो लार्ज अमाउंट का फोर्स लगा और बहुत कम टाइम तक के लिए लगा, तो उसके द्वारा जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स। लिखो जरा, सुनो भाई, अच्छा सुनो, इम्पल्स का जो क्वेश्चन होता है वो चार वेराइटीज बनती है। वो चार के अलावा कोई पांचवा इम्पल्स नहीं बनता। जैसे मान लो एक तो क्या बनेगा, सुनो भाई, एक तो क्या बनेगा, पहला अगर फोर्स क्या हो, फोर्स कांस्टेंट। पहला क्या हो भाई? फोर्स कांस्टेंट हो। अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है तो इम्पल्स क्या हो जाएगा? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इम्पल्स क्या हो जाएगा? फोर्स कांस्टेंट है तो इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। ये इम्पल्स हो गया। अगर आपने देखा, अगर कांस्टेंट फोर्स मिला तो अगर मान लो सेकंड वेरिएबल फोर्स हो जाए, फोर्स वेरिएबल हो जाए, अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए भाई, तो इम्पल्स बराबर क्या होगा? इम्पल्स बराबर क्या होगा? फोर्स टाइम का फंक्शन होगा, है ना, ये इनटू dt। और आप लिमिट लगा दोगे कहां से? t1 से t2 तक टाइम इंटीग्रेट कर दोगे, ये आ जाएगा आपका कौन सा? वेरिएबल फोर्स का। तीसरा कंडीशन जो इसमें होता है, आपको कोई कर्व दिया जाए। क्या दिया जाए? कोई कर्व दिया जाए। फोर्स और टाइम के बीच में कोई, फोर्स और टाइम के बीच में कोई कर्व दिया जाए, जैसे मान लो इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे? आप देखो, अगर इम्पल्स निकालना हो, लिखेंगे एरिया ऑफ एफ टी कर्व, एफ टी कर्व ऑन टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। जो फोर्थ नंबर का होता है वो क्या होता है? अगर मान लो टाइम न दिया जाए तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है। क्या होता है? इम्पल्स थ्योरम होता है। आई बराबर क्या होता है? डेल्टा टी होता है। चेंज मोमेंटम निकालना आता है ना भाई? चेंज मोमेंटम निकालना आता है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, वही क्या होगा? इम्पल्स होगा। वही क्या होगा? इम्पल्स होगा। सुनो भाई, चार तरीका होता है, इन्हीं चार में इम्पल्स के क्वेश्चन बनते हैं। चार मतलब इन्हीं चार में से कोई आपको मिलेगा जिसको आपको इम्पल्स के क्वेश्चन करने होंगे। क्या होगा भाई? अभी लिखना नहीं। सबसे पहले क्या लिखोगे? इम्पल्स होता क्या है? किसी बॉडी पे लार्ज फोर्स लगा है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, क्या होता है, उससे जो इफेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आवेग। और चेंजिंग मोमेंटम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। संवेग बोलते हैं ना भाई। ये चौथा। तो कितने हो गए? चार हो गए। पहला क्या हो गया?
फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, और अगर एरिया कर्व दिया होगा तो उसका एरिया लोगे, और अगर आप क्या कर रहा है, आपको टाइम नहीं दिया है और वेलोसिटी देके पूछा है कुछ, तो वो भी आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा, उसमें क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे। ठीक है भाई, लिखो जरा पॉइंट लिखो इंपल्स के बारे में लिखो। व्हेन ए फोर्स इज एक्ट, लिखो भाई, व्हेन ए लार्ज फोर्स इज एक्ट, when a large force is act on a body, when a large force is act on a body, very short interval of time, very short interval of time, then the product of force and time, then the product of force and time interval is known as impulse. Is known as impulse. क्या बोलते हैं बेटा उसको? impulse बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सुनो बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इधर सुनो, कि जब तक फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करे तब तक क्या हो गया, उसको इंपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंपल्स। अब चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स में एक डिफरेंस आपको नजर आएगा कि चेंज इन मोमेंटम अगर आपने फोर्स लगा दिया बॉडी पे, लगा के हटा लिया, लगा के हटा लिया, तो जब लगा के हटा लिया तब भी बॉडी की वेलोसिटी होगी, और उसके बाद कुछ देर बाद आपने फोर्स नहीं लगाया तब भी कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? बोलो भाई क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मोमेंटम। समझ में आ गया? और इसमें क्या है, फोर्स एक्ट, जब तक फोर्स लगा रहेगा तभी तक आप इंपल्स बोलोगे, अगर फोर्स हटा दिए तो इंपल्स नहीं बोलोगे। बात समझ पा रहे हो क्या है? जैसे आपने कहा हमने इसी बॉडी क्या किया, धक्का देके छोड़ दिया, अगर हमने फोर्स लगा के छोड़ दिया बॉडी मूव करती रहेगी, जहां तक भाई जाके इसका फ्रिक्शन वगैरह से स्लो होकर रुक नहीं जाएगी, तब तक इसकी वेलोसिटी होती रहेगी, कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया कि हम इस पे ऐसे फोर्स लगाते रहे, तो अब जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, फोर्स मेरा लग रहा है, अब जो वेलोसिटी चेंज होगा उससे जो मोमेंटम आएगा वो क्या होगा? इंपल्स के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए इंपल्स और मोमेंटम में डिफरेंस आपको नजर आएगा क्या, कि इंपल्स तब बोलेंगे जब फोर्स बॉडी पे जब तक काम कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, और मोमेंटम में फोर्स लगा रहे कोई जरूरी नहीं है, बस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज जाना चाहिए। अब चेंज जाना है, फोर्स लगा के छोड़ दो, कुछ वेलोसिटी होगी, और उसके बाद लगा के छोड़ दोगे, कुछ वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी, हो सकता है ना भाई। लेकिन मोमेंट इंपल्स में क्या होता है, जैसे आपने देखा इधर, इसको हमने लगाया, अभी क्या हुआ, अभी फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, अभी लगना स्टार्ट हुआ, अब ये देखो यहाँ तक इंपल्स होगा, अब इंपल्स नहीं होगा, अब अगर चली भी जाएगी तब भी इंपल्स नहीं होगा, फिर क्या होगा? मोमेंटम। क्या होगा? मोमेंटम। बस समझ पाए? व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, बड़ा फोर्स किसी बॉडी पे लगे कुछ टाइम इंटरवल के लिए, जितने टाइम इंटरवल के लगे उतने टाइम इंटरवल और फोर्स के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो टाइम हमने क्यों लिया? बॉडी चल रही थी, हमने फोर्स जब तक लगाया उतने फोर्स और उतने टाइम के बीच का मल्टीप्लाई किया। समझ पा रहे? इंपल्स और मोमेंटम में डिफरेंस नहीं समझ में आता है आपको, इसलिए बता रहा हूं। समझ पा रहे हो भाई? इंपल्स किसको बोलेंगे, मोमेंटम किसको बोलेंगे? अब जैसे इंपल्स तब बोलेंगे जब तक बॉडी पे फोर्स लग रहा हो, मोमेंटम क्या बोलेंगे? फोर्स लगे या न लगे बॉडी की स्पीड चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? मोमेंटम। और इंपल्स किसको बोलेंगे? फोर्स लगते हुए बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आए, फोर्स कंटिन्यू लग रहा हो, फोर्स हटा ना हो, उसको क्या बोलेंगे? इंपल्स। क्लियर समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया इंपल्स और मोमेंटम में? क्योंकि अभी आगे थ्योरी बन रही है, तो इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम ही होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो भाई इंपल्स और मोमेंटम एक ही चीज हुआ, अलग अलग है। इंपल्स तब तक काम करेगा जब तक फोर्स उस पे लग रहा होगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स लग रहा हो या न लग रहा हो, बॉडी के वेलोसिटी में चेंज हो जाए तो मोमेंटम में चेंज हो जाए। समझ में आ गया? अब सुनो भाई, इसके आगे लिखो, वो लिखिए ना लाइन, अब इसके आगे लिखो जरा। इंपल्स के लिए
ऐसे डिवाइड करके लिखना, इम्पल्स ऐसे डिवाइड कर लिखो, 4 टाइप लिखो भाई, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे लिखो। ठीक है भाई, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इम्पल्स, ये 4 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, इनको नोट करो आप। क्या है भाई, बंद कर लो। लिख ले भाई। चलवा लो बाबा, बस चलवा के बोलो, तभी चलाएंगे। क्या बेटा, बहुत बड़ा समझा रहा हूँ ना उसको, लिख लिए इतना। सुनो, तो आपको जो वैरायटी मिलेगी, आपको जैसे मान लो कहा ए बॉडी मूव, मतलब ए फोर्स 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास कुछ दे दिया, सिंस टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड, फाइंड इंपल्स ऑफ द बॉडी। क्या हो गया भाई, आपने देखा कि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कितने सेकंड तक लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी दिया जाए, तो क्या करना, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, इंपल्स मिल जाएगा। एक वैरायटी। दूसरी वैरायटी फोर्स आपको दिया जाए कुछ ऐसे फंक्शन के रूप में, मान लो फोर्स दिया गया किसी फंक्शन के रूप में, ऐसे दिया गया, जब जैसे मान लो F बराबर क्या दिया गया, 3t का स्क्वायर प्लस 5t, ऐसा कुछ दे दिया गया, और कहा गया कि ये फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ये फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है कब से कब तक, t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकंड तक। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल लग रहा है, और फोर्स जब लगेगा तो इंपल्स जनरेट होगा, इतने सेकंड तक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका f जो दे रखा है f इंटू dt करके इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट क्या लगा देंगे 0 to 3 सेकंड, और इंटीग्रेशन तो आपको आता है भाई, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो जो आएगा वो इंपल्स हो जाएगा। तीसरा कैसे कुछ एरिया दे, मतलब ऐसे कर्व दे दिया, और कहा कि बताओ भाई यहाँ का इंपल्स कितना होगा, अब इसका एरिया निकालना, क्या निकालना, एरिया निकालना। जब एरिया निकाला तो एरिया ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये जो एरिया आएगा वही क्या होगा, इसका इंपल्स हो जाएगा। चौथा जो है वो देखो कैसे आता है, वो समझ रहा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इधर देखो भाई, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इधर देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है ऐसे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ना भाई, इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये इस पे फोर्स लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस पे फोर्स लगा, और इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना भाई, कितने समय तक लगा फोर्स, कुछ लगा होगा, कुछ टाइम तक फोर्स लगा होगा, है ना, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जब फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, तो फोर्स प्लस एक्सेलरेशन आएगा, बोलो भाई, अगर इस बॉडी पे फोर्स लगा होगा, एक्सेलरेशन आया होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। अगर फोर्स न लगता, इसके पास एक्सेलरेशन ना आता, इसकी वेलोसिटी चेंज होती क्या, होती क्या, नहीं होती ना भाई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि इससे फोर्स लग रहा है, लग रहा है भाई, क्या नाम है आपका, समझ नहीं आ रहा है।
पहली क्लास दे रहे हो, इस चैप्टर पहली क्लास दे रहे हो, कहाँ समझ में आ रहा है? चलो कोशिश करो, जहाँ ना समझ में पूछना भाई। ठीक है, इधर देखो, ये अब सुनो, ये मान लो टी टाइम तक गया तो इसके पास पक्की बात है कि एस्केलेशन लग रहा होगा, और एस्केलेशन लग रहा होगा तो अगर एस्केलेशन इधर है तो बताओ, अगर इसको लिखोगे याद है भाई v बराबर क्या होता है? कांस्टेंट एस्केलेशन में v बराबर क्या होता है? u प्लस at, यही होता है भाई, v बराबर u प्लस at होता है। अरे फोर्स लगेगा तो एस्केलेशन आएगा तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है? नहीं, जब किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो उस पे एक्सेलरेशन आता है। क्या नहीं, घूम जाओ तो हम बतिया लें, घूमो उधर, हम बात कर लेंगे, इतने काम है। इधर सुनो बेटा, देखो u वेलोसिटी दे रखा है और अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसका मतलब है कंफर्म स्टेट फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स का एक्सेलरेशन का डिफरेंस क्या होता है भाई? कुछ ना कुछ मास भी तो होगा, इसका मास होगा। एक्सेलरेशन का डिफरेंस क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है तो वही एक्सेलरेशन हो गया, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन है बॉडी का मास है तो फोर्स भी होगा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर फोर्स लग रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जरा बताओ यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है v बराबर u प्लस at, इसको इधर लाओ, v माइनस u बराबर a into t हो गया, a into t हो गया। इधर सुनो, अब आप सुनो भाई, ये क्या है? v चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, दोनों तरफ क्या करो? मास से मल्टीप्लाई कर दो, इधर मास से मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस u, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो m a into t। मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, और ये क्या है बेटा? ये है टाइम, फोर्स टाइम है। अब इधर देखो जरा, ये हो गया, इधर आओ, अब इस साइड आओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम वी हो जाएगा और माइनस एम यू हो जाएगा। सुनो भाई, अब इसके बाद देखो यहाँ एम वी क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब ये क्या हो गया? ये हो गया एफ इंटू टी हो गया। अब ये क्या हो गया? डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर अभी बताया था एफ इंटू टी क्या होता है? इम्पल्स, यही होता है इम्पल्स मोमेंटम दूरत्व। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है? इम्पल्स। समझ आया? बोले भाई। बिल्कुल एकदम बोलने के लिए मना किया गया क्या? जीएसटी लगता है तुम्हारे बोलने पे? अब आया कि नहीं आया? आ गया? चलो अब यहाँ से काम करो, यहाँ तक नोट कियो, आगे नोट करो, फिर एक आप क्वेश्चन कराएंगे और क्लियर हो जाएगा। नोट करो। हो गया भाई, लिखिए। वो लिखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इम्पल्स, मतलब इम्पल्स के जो क्वेश्चन बनते हैं आपने ये चार टाइप ही बनते हैं। अब आपको अगर ये चार टाइप पता रहेगा, इम्पल्स को दिमाग में अगर कहीं क्वेश्चन इम्पल्स पूछा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए ये चार टाइप में से कौन सा वैरायटी क्वेश्चन हमारे पास है ना? अगर डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स दिया, टाइम दिया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको क्या कर दिया है, उसने फंक्शन के रूप में दे दिया, वेरिएबल फोर्स दे दिया, उसका इंटीग्रेट कर दो। अगर आपको कर्व दे दिया तो उसका एरिया निकाल लो। और अगर क्या किया, नहीं कुछ दिया, टाइम दिया ही नहीं है, यहाँ देखो टाइम का रोल ही नहीं है और हमें इम्पल्स पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, वही इम्पल्स हो जाएगा। समझ आ गया? चलो क्वेश्चन लिखो एक भाई जरा। क्वेश्चन जितना दिया था सॉल्व किए बेटा घर पे? कितने किया? हो रहे थे क्वेश्चन, नहीं हो रहे थे? बस किया, हो रहे थे, इतने नहीं हुए, 2-3 नहीं, बाकी सब हो गए। समझ आ रहा है ना? तो जो वो अगर आप एक तरफ से करते तो नहीं होता, तो उसमें काफी चीजें इधर उधर दे रखी है ना। अभी जब पढ़ा देंगे, टॉपिक पढ़ा देंगे, अभी कुछ 2-4 इम्पल्स कराए होंगे,
है ना, अब आज के बाद वो भी हो जाएंगे। अब हम इम्पल्स डायरेक्ट बिना चेंज इन मोमेंटम पढ़ा नहीं पढ़ा सकते थे, तो हम चेंज इन मोमेंटम पढ़ा दिए तो इम्पल्स में आसानी हो गई। हम ऐसे टॉपिक को बना रखे हैं कि एक टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक पीछे वाला जो आप पढ़े हो तभी समझ में आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास गोला मत मारा करो, अगर गोला मारोगे फिर आगे समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने अपने सिलेबस को ऐसे डिजाइन कर रखा है, आज जो पढ़ाऊंगा उसके बाद उसी बेस पे कल आपका क्लास होगा। आज नहीं पढ़ पाओगे कल आपकी क्लास आपको समझ नहीं आएगी। बहुत कम होगा, बिल्कुल नया टॉपिक हो तो अलग बात है ना। अदरवाइज अभी देखोगे सब इसमें एक तरह से लगाएगा, तो उसमें क्या होगा, तो इसीलिए हम पूरा एक तरह से पढ़ा देते हैं, फिर आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो अपने से मॉड्यूल लगाओ, या फिर मैं टिक करवाऊं तो लगाओ। अगर बीच में लगाओगे तो फिर टास्क आगे पीछे हैं, फिर आपको परेशानी होगी, आपको लगेगा कि मुझे समझ नहीं आता। ठीक है भाई, नोट कर लिए? कल कहाँ रह रहे थे? कहीं नहीं, कोचिंग तो आए नहीं थे, फिर सो रहे थे। अरे मनमानी है, आ गए तो आ गए, सर आपका क्या, पढ़ा दो आ गए हैं, मन करेगा तो आ जाएंगे। तुम लोग भी सो गए थे। हाँ फिर कुंडी अंदर से लगा कर क्यों गए थे? दरवाजे में, गेट पे कुंडी है। अब मैं हॉस्टल में रहता नहीं, भाषा वाले भी बोल सकते हैं। सो रहा था 11 बजे को, क्लास खत्म होती कितने बजे? 10 बजे खत्म हो जाती है। अरे लखनऊ जाना था, जब सोना ही था एक क्लास करके चले जाते कम से कम। चलो भाई, रैप कर दूं? लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। तो देखो कुछ महान भाव भी बता रहे हैं, अभी लैंड किए हैं, है ना भाई? क्वेश्चन बोलो बेटा, चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। A cricket ball of mass 150 gram. A cricket ball of mass 150 gram is moving. A cricket ball of 150 gram is moving with velocity 12 meter per second. With velocity 12 meter per second. And is hit by, लिखो, and is hit by a bat. Hit by a bat so that the ball gets turned, so that the ball gets turned back with velocity, turn back with velocity 20 meter per second. With velocity 20 meter per second. लिख लिया, आगे लिखो। If the duration of contact, between ball and bat, is 0.01 second. 0.01 second. 0.01 second. Find the impulse. And average force exerted on ball
average force exerted on ball by the bat. करो भाई करो। अब एवरेज फोर्स कल सिखाया था ना भाई, कल सिखाया था एवरेज फोर्स निकालना। वो बच्चा नहीं आता क्या जो रामा देवी से आता? रामा देवी से अभी नहीं आ रहा, लिख लिए कितना क्या इंपल्स 1200 और किसी के भाई कैलकुलेट बताओ। अब कौन सी वैरायटी का है जरा पहचानो आप, कौन सी वैरायटी में है जो हमने 4 वैरायटी बताई, उसमें कौन सी है ये? फोर्स कांस्टेंट है, कोई फोर्स देखो आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना, आप ढूंढ रहे हो ना भाई, फोर्स कांस्टेंट है क्या? 12 से हो गया। चल भाई फोर्स कांस्टेंट है क्या? फोर्स कांस्टेंट है नहीं, पहली वैरायटी खत्म हो गई। सेकंड वाला क्या है? क्या फोर्स वेरिएबल दिख रहा है क्या? F बराबर 3t स्क्वायर 5t स्क्वायर कुछ ऐसा है क्या? सेकंड वाला भी ऑप्शन खत्म। थर्ड वाला क्या था? कर्व, कोई ग्राफ है क्या? थर्ड वाला भी खत्म। फिर कौन बचा? चौथा वाला क्या था? चेंज इन मोमेंटम बराबर इंपल्स। और चेंज इन मोमेंटम कैसे आता है? चेंज इन वेलोसिटी से आता है। और चेंज इन वेलोसिटी कहां से आएगा? देखो जा रहा था कुछ अलग वेलोसिटी से, हिट करने के बाद वेलोसिटी कुछ अलग हो गई, अलग हो गई ना भाई, क्या हो गया? जब हिट करने के बाद वेलोसिटी अलग हो गई क्या मिला आपको? चेंज इन वेलोसिटी मिल गया। और चेंज इन वेलोसिटी मिला तो आपको क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा। मास से मल्टीप्लाई कर दोगे और मोमेंटम मिल गया, वही क्या हुआ? इंपल्स हुआ। चेंज इन मोमेंटम जो है वही क्या हुआ? इंपल्स। ऐसे क्वेश्चन को सोचना होता है, अदरवाइज अगर आप ढूंढोगे नहीं आप पाओगे। इधर देखो जरा, मान लो एक सुनो भाई इधर देखो, हमने इंपल्स बराबर क्या बोला? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बोला, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। यहाँ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यही तो होगा। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होगा। जरा बताओ यहाँ मास, इधर देखो v फाइनल माइनस कितना आ रहा? कैलकुलेशन आंसर v फाइनल माइनस v इनिशियल। इधर देखो v फाइनल, इधर देखो बॉल इधर जा रही थी, बॉल इधर जा रही थी, मान लो कितने जा रही थी? 12 मीटर, 12 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। और इधर इधर अरे जब मैं समझाऊं तो मत बोला करो, जब टाइम आपको देता हूं नहीं, टाइम देता हूं ना बोलने और समझने के लिए, जब मैं समझाऊं तो मत बोला करो क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। इधर देखो ऐसे मान लो ये बैट इधर से, ठीक है, इधर से हिट किया, जब हिट करेगा क्या होगा? बॉल इधर जाएगी, इधर जाएगी, और इधर अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। फुल समझ में आ गया? अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें कितनी आएगी? वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। कल खूब कराया है, कल खूब कराया चेंज इन मोमेंटम। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा v बराबर क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है? 20, और ये माइनस, और 12 क्या लिखोगे? -12।
डायरेक्शन कौन लेगा? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है ना भाई, तो वेक्टर में डायरेक्शन लोगे कि नहीं लोगे? अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करोगे उनको? देखो ये माइनस किया, यहाँ से कितना आ गया? 20 प्लस में 12 कितना आ गया? बोलो 32 आ गया। अब यहाँ चेंज होने कितना? 32। मास कितना दे रखा है? 150 ग्राम। 150 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। और ये क्या हो गया? 32। अब जरा इसको सॉल्व करो। 4.8 आएगा। 4.8 इम्पल्स आ गया। इम्पल्स इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। 4.8 आ गया। अब सुनो भैया जरा, इसके बाद आपसे क्या पूछा गया? नहीं सही आया। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि एवरेज फोर्स बताओ। एवरेज फोर्स बराबर क्या होता है भाई? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी आप निकाल लिया? कितना आया? बोलो कितना आया? यही तो आया। यही तो आया 4.8। और टाइम कितना है? 0.01 सेकेंड। 0.01 सेकेंड। ये अगर आप करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 100 हो गया और यहाँ 10 हो गया। कितना हो गया? आपका 10 बचा। और कितना हो गया? बोलो भाई 10 बचा तो 480 न्यूटन। क्या आंसर है? बताओ किसी का नहीं आया। हाँ गलत हुआ। डायरेक्शन डायरेक्शन गलत हुआ। डायरेक्शन भाई अगर वेलोसिटी की बात करेगा तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को लेना पड़ेगा। बिना डायरेक्शन का वेक्टर नहीं बनेगा। ठीक है भाई? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। नोट कर लिए? लिख ले भाई। बोले क्वेश्चन। चलो बोले। अब लिखो बेटा। इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, force of 10 Newton act on a body, force of 10 Newton act on a body for 3 microseconds. For 3 microseconds. If mass of body is 5 gram. If mass of body is 5 gram, then calculate impulse and change in velocity. Impulse and change in velocity. करो भाई जरा। Impulse बताओ और change in velocity बताओ। क्वेश्चन छूट गया क्या? लिख लिया भाई। आया किसी का आंसर? क्या बेटा? पहला कितना आ रहा है? और दूसरा सेकंड 60। देखो जरा सही से देखो।
6 आ रहा है पक्का 6। और अभी हम इम्पल्स क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी और इम्पल्स दोनों पूछा है। इम्पल्स कितना आया 3 × 10⁻⁻⁵ और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, हाँ ये सही है 6 × 10⁻³ ये सही। अब बताओ भाई ये कौन सी वैरायटी वाला है, ये आपको दिख रहा होगा कौन सा है ये, पहला देखो फोर्स कांस्टेंट दे दिया, कितना दे दिया F बराबर कितना दे दिया बेटा, F बराबर दे दिया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स दे दिया। और सुनो टाइम कितना दिया, टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना दिया 3 माइक्रोसेकंड, इसका मतलब 3 × 10⁻⁻⁶। और आपको इंपल्स पूछा था, इंपल्स बराबर क्या होता है F × डेल्टा टी होता है। अब क्या हो जाएगा ना 10 है ये 10 × 3 क्या यही 3 है ना बेटा, 3 × 10⁻⁻⁶ है। ये कितना हो जाएगा 30 × 10⁻⁻⁶ 3 × 10⁻⁻⁵। ये आपका क्या आया, इम्पल्स आया। अब इम्पल्स आ गया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि इम्पल्स बराबर क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इम्पल्स बराबर मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, इम्पल्स अपान में मास हो जाएगा। इम्पल्स कितना आया 3 × 10⁻⁻³ अपान में कितना है भाई मास कितना है 5 ग्राम है, 5 × 10⁻⁻। ओ सॉरी ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁵। और ये क्या हो जाएगा 3 है ना भाई 3। और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बोलो, ये ऊपर जाएगा 3/5 × 10⁻⁻⁵ × 10⁻+ का 3। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 6 × 10⁻⁵ कितना आ रहा है, इतना आएगा मीटर पर सेकंड। नोट कर लो भाई। अब दो वैरायटी समझ में आ गया। अगर याद देगा डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट, अब ये दोनों नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे केवल अगर पूछा जाएगा एक पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चेंज इन वेलोसिटी पूछ दिया जाए और इम्पल्स पूछ दिया जाए, एक ही कोई पूछा जाएगा। दो क्वेश्चन भाई, अगर दोनों पूछ दिया गया तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान टफ नहीं होते भाई, कुछ आसान भी होते हैं, एक एक सिंगल सिंगल लाइन के भी होते हैं। तो एक तो हो गया कांस्टेंट फोर्स वाला और एक क्या हो गया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वाला। अब एक वेरिएबल फोर्स वाला लिखो जरा, उसको कैसे सॉल्व करोगे, लिख लिए हटा दें, लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन लिखो भाई जरा, बोले वेरिएबल फोर्स 48 वेरिएबल फोर्स 48 t - 27 t स्क्वायर न्यूटन। वेरिएबल फोर्स 48 t - 27 t का स्क्वायर कितना न्यूटन दे रखा है आपका वेरिएबल फोर्स की वैल्यू। ठीक है भाई, फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 48 t - 27 t का स्क्वायर इज एक्टिंग ऑन, लिखो भाई, इज एक्टिंग ऑन a particle acting on a particle of mass m, particle of mass m, then calculate impulse imparted in first 2 seconds. Impulse imparted in first 2 seconds. ये आपको बताना भाई पहले 2 सेकंड में कितना इंपल्स इम्पार्ट करता है वो आपको बताना है। करो भाई जरा,
इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता होगा उसे नहीं आएगा, परेशान ना होना, और इंटीग्रेशन आता होगा तो आ जाएगा। आता है? नहीं आती। लिखिए भाई। जीरो से 2 सेकंड तक। कितना? जरा देखते भाई। सुनो, ये कौन सी कंडीशन वाली है? ये सेकंड है, मतलब जो वेरिएबल फोर्स होता है, इम्पल्स बराबर क्या होता है? इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू dt का इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक, यही था। अब ये फोर्स कितना दे रखा है? 48 t माइनस 27 t का स्क्वायर इनटू dt, और लिमिट क्या लगाना है भाई? लिमिट लगाना है 0 to 2 सेकंड, और इंटीग्रेट करते हैं। 48 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 48 t का स्क्वायर बाई 2, सही है, माइनस 27 का t का क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या लगाओगे? 0 से 2। अब बताओ, इसको काटो भाई, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा? 9। ये हो गया। यहाँ क्या आया? 24 t का स्क्वायर और माइनस 9 t का क्यूब, यही तो होगा। अब लिमिट लगाओ भाई 0 से 2। लिमिट लगाना आता है? चल आओ सिखाते भाई। ये इंटीग्रेशन किसको नहीं आता था? हाँ, चलो इधर आओ, पहले इंटीग्रेशन सीखो, इसको यहीं छोड़ दो। आओ थोड़ा 10 मिनट देखो भाई, नहीं तो कर ही नहीं पाओ, क्या फायदा। इधर देखो जरा, जैसे हमारे पास आओ, आपको एक फंक्शन सिखा रहा हूँ, बाकी इंटीग्रेशन आपको। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कभी क्लास लगाऊं, आप मॉर्निंग में आ पाओगे? हाँ, 8:30 से क्लास होती थी, 7:30 बजे बुलाऊं? 1 घंटे नहीं। शाम को किसको दिक्कत है आने में? ये शाम को भाई ये दूर से आते हैं, तुम्हें भी दिक्कत, शाम दूर से आती है। और मॉर्निंग में 7:30 बजे किसको दिक्कत है भाई? आप ही लोगों को होगी मॉर्निंग में। फिर वाले आ जाओगे हॉस्टल वाले, देख रहा है नहीं आ पाओगे। तो आपकी रिकवरी क्लास कब लगाएगी आप बताओ? शाम को बच्चे बहुत दूर से आते हैं। क्या बेटा? अरे आपसे पूछने बात तो करो अपनी भाई। अब एक की समस्या तो नहीं सुना सकता, सबकी सुनना पड़ेगा। हैं? 2 क्लास लगा दो, 2 क्लास लगा दो। अरे 2 क्लास कैसे लग पाएगी? क्या बेटा? शाम का टाइम, शाम को लगेगी 6:30 बजे। अरे आप लोग नहीं आ पाओगे, मुझे पता है। आप लोग दूर से आते हो, आप बुलाएंगे बेटा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो चीजें भाई फिर से आगे प्रॉब्लम आएगी ना। अब क्या बेटा? कोचिंग बात कितने बजे? अरे तो हम तो खाली होने चाहिए बेटा। क्या बेटा? नहीं हमारा तो फिक्स है ना, हमारा अस्पताल जाना होता है, हमें ड्यूटी करना, हम कहाँ कर पाएंगे? नहीं पता, नहीं जानते, डॉक्टर नहीं है भाई। मैं दोपहर में क्यों नहीं मिलता हूँ आपको? दोपहर में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जाना होता है ना। क्या बेटा? हाँ, मरीजों को फिजिक्स सिखाता हूँ, वहाँ नचा नचा के उनको घुमा घुमा के फिजिक्स सिखाता हूँ। चलो भैया, गवर्नमेंट डॉक्टर है, उस्ला में पोस्टिंग है, जानते हो जेडी स्क्वायर के बगल में उस्ला इंसान के डॉक्टर। आ जाओ, चलो अरे आओ कोई बात। चलो आओ भैया। अरे छोड़ो उसकी बात, आप मत ना करो, आप सिर्फ अपने काम की बात करो ना बेटा। काम की बात ये है कि टाइम बताओ जरा आप, या तो फिर ऐसा करो
क्लास के बाद सुनो भाई, क्लास के बाद क्लास कितने बजे ओवर होती है? 1:30 से 1:30। तो वो तो तुम्हें भूख लगी रहती, तुम रुक नहीं पाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन है मॉर्निंग में। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है आप 8:30 बजे आते, या तो 1 घंटा अगर आप और आ जाओगे तो लगातार आपकी 1 घंटे पढ़ाऊंगा जो छूटा हुआ है, 8:30 से आपकी एक क्लास हो जाएगी। अगर आप अभी धूप है, गर्मी है, अभी आप आ सकते हो, ठीक है। और रही बात ये, सुनो, रही बात ये सोने जगने उठने की, तो वो टाइम तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, वो तो हमेशा आपके पास है। आप बॉडी को जितना आराम दोगे, क्या बेटा, बॉडी को जितना आराम नहीं आ पाओगे। अगर बेटा आपका एग्जाम करा दिया जाए, अगर सुनो, अगर एग्जाम करा दिया जाए 7:30 बजे, तुम जाके 6 बजे गवर्नमेंट सेंटर बैठ जाओगे, तो रिकवरी क्लास कौन सी 4 महीने के लिए होनी है? 10-15 दिन। हाँ बताओ, तुम्हें कौन सी आने की जरूरत है? रिकवरी मतलब क्या है? जो छूट गया है ना बेटा, तुम्हें आने की क्या जरूरत है? भाई जिनको लगता है रिकवरी मतलब क्या, आगे नहीं पढ़ाएंगे ना बेटा। जो आपका जैसे मान लो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक हो गया, काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक हो गया, जो आपको जरूरत है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कब पढ़ोगे बताओ? तो एक दिन उठ जाना, 2 दिन, जिस दिन होगा वो तुम्हारी टेंशन है ना। सुनो भाई, आप लोग मैनेज कर लो बेटा, 7:30 बजे आप अगर आ जाओगे, सुनो तो 7:30 बजे आ जाओगे तो काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, बेसिक मैथ, ये वाली चीजें मेरे टाइम जब तक मेरा है, इसमें जब तक चल रहा है शेड्यूल, उसमें आपको कराते रहेंगे, वो आपका काम होता रहेगा। अरे रुको, बातें न करो भाई ना। तो वो क्या होगा, जहां तक करा रहे हैं वहां तक कर लेना, ठीक है। और टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, टाइम से नहीं मिलेगा कि आपका शेड्यूल ऐसा है, 2 बजे के बाद छूटोगे, भूख लगी रहेगी, आपको उस टाइम रोका नहीं है सकता। और भाई बच्चे बहुत दूर से भी आते हैं, भाई दूर से आते हैं ना, तो उनको दोबारा बुलाना पॉसिबल नहीं होगा, दोबारा बुलाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर दोबारा आ जाए, एक दिन 2 दिन आ सकते हैं, लगभग आपकी कम से कम महीने भर चलेगी, 1 महीने कम से कम चलेगी, तब जाके हो पाएगा, है ना भाई। तो उतना डेली आना भाई, 2 बार आना, या तो बच्चे रुक जाएंगे, तो खाएंगे क्या, ये भी बात है ना। तो मैनेज करो भाई, कहीं कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। और या तो फिर इंतजार करो, बीच में क्लास ही लगाएंगे। अगर मान लो हमारा क्लास नहीं होता, उस टाइम भी अगर लगाते हैं, तब भी आपकी क्लास तो लगातार रहेगी ना, ऐसा नहीं आप खाली रहोगे। बोलो भाई, चलो अभी फिलहाल पढ़ो, बात करते हैं, ठीक है। सुनो भाई, पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो चीजें, बहुत सी चीजें छूटेंगी। और मैंने आपसे बता दिया ना कि हर टॉपिक एक दूसरे से मैकेनिक्स में रिलेटेड है, ये कभी जान नहीं छोड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अंत तक जाएगा, लास्ट तक। वेक्टर कभी आपका जान नहीं छोड़ेगा भाई। सोचो कि वेक्टर पढ़नी है, अब जो नया चैप्टर आएगा वेक्टर का यूज नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चैप्टर में आपको यूज आना है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है भाई। इधर आ जाओ, सुनो बेटा, इधर। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन देखो, अगर हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ x बराबर क्या दे रखा है, dt का स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, dt का स्क्वायर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ t बराबर क्या होगा 0, और यहाँ t बराबर क्या होगा 2, ऐसा कुछ मान लो। x की जगह क्या, ये इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब x की जगह ये वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, यहाँ dt का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा इनटू dt। अब ये क्या हो जाएगा, t बराबर 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ t बराबर 2 हो जाएगा। अब सुनो, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, ये 3t का क्यूब अपान में 3t का मतलब x की पावर n अगर है, आप यहाँ dx कर रहे हो इंटीग्रेशन में, तो ये x जो है n जो है पावर में ऐड होगा, क्या x बराबर x की पावर में n प्लस 1 ऐड होगा, और वही क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए इंटीग्रेशन समझ पाए भाई। एक फंक्शन का बता रहा हूँ, बाकी और बाद में बताया जाएगा। जैसे जो पावर होता है, पावर में 1 ऐड होता है, और वही क्या होता है, डिवाइड होता है।
पावर में वन ऐड होता है वही क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर मान लो यहाँ हम आपको दे दिए क्या, यहाँ हमने आपको दे दिया वेलोसिटी, यहाँ इधर सुनो भाई, यहाँ दे दिया p बराबर 3t का क्यूब, क्या दे दिया 3t का क्यूब, और हम कह रहे हैं p को dt के रेस्पेक्ट में क्या करो, इंटीग्रेट करो, इसको dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, p को यहाँ पुट करो। सुनो भाई, तो जरा बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 3t का क्यूब और यहाँ dt। अब लगाओ साइन इंटीग्रेशन का, जो लिमिट देगा टाइम इंटरवल, जहां से जहां तक जाना होगा वहां लगाओगे t1 और दूसरा लगाओगे t2। अब देखो ये सेम, जो ये सेम है ये भी सेम है, यहाँ t है यहाँ dt है, यहाँ x था यहाँ dx था कि नहीं भाई, ये फंक्शन सेम होगा, जो पावर है पावर में वन ऐड होगा और वही क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ देखो 3t की पावर 4 अपान में 4 और लिमिट क्या लगेगा, लिमिट यहाँ लगेगा t1 और यहाँ लगेगा t2। यहाँ तक समझना है। सुनो भाई इधर देखो जरा, अब अगर और इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन में बातें मत किया करो, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तुम्हारे कान जो बातें होती है मेरे कान में आती है ना, मुझे दिक्कत देती है। जब बोले खाली नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ तुम बार-बार टेप रिकॉर्डर हो क्या बेटा, हां एक बार फीड हो गया चलता जाएगा। अब तुम बोलो तुम्हारी आवाज कान तक आएगी, डिस्टर्ब नहीं होता है, तुम कुछ मन से काम करते रहो, कोई बनाता रहे कैसा लगेगा। अरे बोलने का टाइम देता हूं ना, क्या बोलो, जब पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं उस टाइम बोलो। इधर देखो भाई, यहाँ देखो 3/2, अब आपको लिमिट कैसे रखना होगा, तो जो फंक्शन है बेटा इधर देखो, जैसे मान लो ये फंक्शन है t, इसी पे हम एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। फिर उसके बाद साइन लगाएंगे किसका, माइनस का, और उसके बाद दोबारा क्या रखेंगे, अपर लिमिट, सॉरी ये पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। मैं चक्कर में डिस्टर्ब हो जाता है, मैं बोला करो डिस्टर्ब मत किया करो भाई। इधर सुनो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4 एज इट इज रहेगा। अब t की जगह क्या लिखें, एक बार t2 लिखो, क्या लिखो, t2 लिखो, और जो पावर है उसको एज इट इज रहने दो, 4 हो गया भाई। अब माइनस का साइन लगा दो, अब फिर से 3/4 को एज इट इज लिखो, 3/4 को लिखो। अब क्या रखो यहाँ, इस t की जगह क्या रखो, लोअर लिमिट t1 रखो, और उसकी पावर है 4 है, तो अब 3/4 कॉमन हो गया, इसको बाहर निकाल लो, और आपको क्या मिला, t की पावर t2 की पावर 4 माइनस t1 की पावर 4। ये आपका लिमिट है, और जो वैल्यू है उसको सॉल्व करोगे तो आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। समझ आया थोड़ा बहुत, बोलो भाई थोड़ा बहुत आया। ज्यादातर आपको इंटीग्रेशन इन्हीं का करना होगा, और बाकी जो बच्चा रहेगा जो आपको रिकवरी में कराएंगे करा देंगे। ठीक है भाई, आप अपने क्वेश्चन पे आए, क्या करना होगा, अगर x इंटू dx है, अगर इसका पावर n है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, n में 1 को ऐड करेंगे और उसी को डिवाइड करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। और अगर ये लिमिट नहीं लगाना, जहाँ कांस्टेंट c लगाते हैं, वो मैथ का टॉपिक आपको नहीं आता। ठीक है भाई, चलो आओ देखो भाई अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखो जरा, सुनो इधर देखो, अब मान लो हमारे पास ये 40, इधर सुनो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जरा बताओ, यहाँ आ गया ये, अब सुनो भाई लिमिट लगाते हैं 24 और t का 2, इधर देखो इंटीग्रेशन कर लोगे ना, देखो यहाँ क्या था, 48 था, यहाँ 48 था और t था, t के पावर क्या है 1 है, इसको हमने 1 ऐड किया क्या हो गया, t की पावर 2, और उसी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 48 कैंसिल हो गया, क्या 24 बचा। यहाँ देखो 27 और t का स्क्वायर था, उसमें हमने एक ऐड किया, क्या हो गया, t का पावर 3 हो गया, स्क्वायर में ऐड किया क्या हो गया, t की पावर 3 हो गया, और डिवाइड किया तो कितना हो गया 9, कितना आ गया 9t का क्यूब आ गया। अब हमें लिमिट लगाना, आओ भाई हमने क्या बोला, जहां फंक्शन है वहीं क्या करना है, एक बार अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस का साइन लगा के वहीं दोबारा लोअर लिमिट रखना। और जरा देखते भाई, अगर हमारे पास ये कितना है 24 है, 24 t स्क्वायर है ना, t की अपर लिमिट क्या रखोगे, बोलो भाई क्या रखोगे, रखोगे 2 रखोगे ना, 2 का स्क्वायर ये रखोगे। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर, और ये देखो माइनस का साइन लगेगा, और फिर क्या रखोगे, बोलो भाई यहाँ 0 है ना, 0 का कोई मतलब होगा क्या, रख के देख लो, आप मर्जी है, कोई मतलब नहीं होगा, जो हो गया। फिर साइन लगाओ किसका, माइनस, माइनस का लगाओ।
अब माइनस साइन फिर 9 देखो यहाँ क्या है 9 है और टी की जगह क्या रखे 2 2 का क्यूब हो गया भाई। अब फिर से साइन लगाओ किसका माइनस का साइन लगाओ और लोअर लिमिट में कोई फर्क पड़ेगा भाई, जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीरो बनाओ कोई अदर डेटा होता तो रखना पड़ता। तो इसको जब सॉल्व किए तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो जरा क्या आ जाएगा, बताओ भाई सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा 24 और इनटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 ना 4 हो जाएगा 4 और ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा बोलो 9 और 9 है उधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉल्व करो जरा कितना हो रहा है, करो बेटा 6 हो जाएगा कितना 96 और ये 72 माइनस करो कितना आ रहा है, ये आएगा इंपल्स। ठीक है भाई समझ आया। कितने लोग नहीं आए ईमानदारी से बताना, दोबारा बता दें कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग नहीं आए, एक तो इसको नहीं आया होगा और आया बेटा झूठ बोल रहा है और इधर इधर सबको आ गया कर लोगे। क्या होगा भाई लिख लिए बेटा कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन आता रहेगा तो कर लोगे, अगर नहीं आता होगा फिर आपको इंटीग्रेशन सीखना होगा। तीन वैरायटी हो गई, अब क्या बचा ग्राफ वाला, ग्राफ वाला बचा रब कर दे भाई, रब कर दे। चलो ग्राफ वाला सीखो, लिखिए भाई चलो ग्राफ वाला सीखो बेटा। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई इस तरह से ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है ग्राफ दे रखा है। अगर मान लो इधर से ऐसे ग्राफ दे रखा है और यहाँ कितना दे दिया, ये फोर्स हो गया और ये क्या हो गया टाइम हो गया। ये कितना हो गया भाई, ये 0 है और ये कितना हो गया 6 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया 10 न्यूटन 10 न्यूटन। और आपसे कहा गया जरा बताना 6 सेकंड ये बताना इम्पल्स कितना होगा इसका 6 सेकंड के दौरान में। तो इम्पल्स निकालने ने क्या बताया, इम्पल्स बराबर क्या होता है एरिया ऑफ एफटी कर्व ऑन टाइम एक्सिस। ऐसे आप इसका क्या करोगे एरिया निकालो, क्या निकालोगे एरिया। इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा एरिया 1/2। अरे हमने ट्रायंगल दिया वो स्क्वायर देगा कुछ भी देगा, एरिया जो देगा उसका निकालना तो आपको आता है ना भाई एरिया 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 6 है, हाइट कितना है 10 है, ये कितना हो गया 3 कितना हो गया 30 न्यूटन सेकंड। ये हो गया 30 न्यूटन सेकंड। ये क्या होगा भाई आपका ये इम्पल्स हो गया, नोट कर लो। इम्पल्स क्वेश्चन कर लोगे, जितना इम्पल्स होता है इतना ही आता है, इससे बाहर नहीं जाता है। अब इन्हीं में से हो सकता है डेटा कुछ आगे पीछे करे, है ना भाई, फंक्शन को बढ़ा दे कम कर दे, यही इम्पल्स आएगा। चलो करो बेटा। देख लिए, ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे बोलते जा रहे हो, बोलो भाई आ रहा है ना, टेस्ट में दिख जाएगा। हाँ टेस्ट में आएंगे नहीं, क्या बोला है, अरे अब जब टेस्ट होगा उसके लिए बोल रहा हूँ। चलो रब कर दूं, लिखो बेटा जरा, नेक्स्ट लिखो। न्यूटन थर्ड लॉ,
अभी तक आप क्या पढ़े हो? न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े हो, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़े हो, उसके एग्जांपल हुए। अब क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है बेटा? नेचर बताता है। क्या बताता है? नेचर। फोर्स का नेचर बताता है कि फोर्स कैसा है। अब इसी में आपको बताएंगे। और एक चीज ये होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डिराइव होता है। कहां से डिराइव होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। लिखो जरा इसमें, लिखो न्यूटन थर्ड लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, नोट करो भाई। According to Newton's third law, according to Newton's third law, every action ऐसे लिखो, to every action लिखो, to every action there is always an equal, there is always an equal, और ब्रैकेट में लिखो इन मैग्नीट्यूड। इक्वल के आगे ब्रैकेट में डालो इन मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट बंद करो। आगे लिखो एंड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट लिखना, ऐसे लिखना, अपोजिट लिखना और यहां लिखना इन डायरेक्शन। इन डायरेक्शन अपोजिट होगा रिएक्शन। ऐसे लिखो, मतलब लिखिए, यहां तक लिखिए कि हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। अगर कहा जाए इधर सुनो भाई, अगर ये कहा जाए इधर सुनो, अगर ये देखो ये बॉटल है, अगर इस बॉटल को हम टेबल पर रख रहे हैं, तो इस बॉटल ने जितना फोर्स लगाया टेबल पे, एक्शन किया, उसका इक्वल रिएक्शन इस बॉटल पे आएगा टेबल के थ्रू। और कहाँ आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया भाई? इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। जैसे मान लो यहाँ हमने क्या किया, सुनना बेटा, अब यहाँ ध्यान सुनना क्योंकि यहाँ से अभी वीडियो वगैरह आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। जैसे मान लो ये क्या है? कोई बॉडी है, एम मास की कोई बॉडी है। अब देखो ये यहाँ रखी गई है इस टेबल पे। इधर देखो बेटा, अगर इस टेबल पर रखी गई है तो ये इस पे वेट लगाएगी। अगर ये टेबल कमजोर होगा तो टूट भी जाता है। कभी-कभी टूट जाता है ना बेटा, अगर कमजोर होते टेबल पे वजन चीज रख दो टूट जाता है। ये एक्शन किया किसके बराबर? अपने वेट के बराबर। किसके बराबर? अपने वेट के बराबर। वेट बराबर क्या होता है? मास इनटू जी ग्रेविटी। अब ये जितना एक्शन किया ये टेबल ने उतना ही रिएक्शन इस पे लगा दिया। कितना? नॉर्मल रिएक्शन इसी के बराबर। ये क्या हो गया? इसको एक्शन बोला और इसको क्या बोला? रिएक्शन। क्या बोला? रिएक्शन। तो ये क्या होता है बेटा? न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अच्छा एक बात सुनते जाओ। हर एक्शन का रिएक्शन होता है कंफर्म है, और एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगती है। कभी भी एक्शन और रिएक्शन सिंगल बॉडी पे नहीं लगेगा। अरे सिंगल बॉडी एक्शन रिएक्शन अगर लग जाए, तुम खुद ही बताओ, अगर 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है भाई, एक ही ब्लॉक है, इस पे हमने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स उधर लगा दिया भाई, 10 न्यूटन का फोर्स उधर लगा दिया और इधर भी लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। तब बताओ रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। तो यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब एक ही बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। ये क्या हो गया? नेट फोर्स 0 हो गया। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। समझ आ रहा? एक्शन रिएक्शन देखो यहाँ दो अलग अलग बॉडी है। एक अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एक ऐसे मास है, दूसरा क्या है? टेबल है। दूसरा क्या है? टेबल है। जैसे आपको बनाया गया दूसरा क्या है? वो टेबल है। सुनो भाई, अब इधर देखो, इसने इस पे वेट लगाया, इस पे लगाया, वेट इस पे आया mg, वेट इस पे आया mg और इस पे रिएक्शन लगा n। दोनों अलग अलग है। अब n की वैल्यू जो है वेट के बराबर है, mg के बराबर है। बराबर है ना बेटा? बराबर है कि नहीं है? एक्शन और रिएक्शन अगर बराबर नहीं होता तो यहाँ रुका नहीं होता। अगर मान लो, सुनो भाई, सुनो, अगर इसके पास ज्यादा फोर्स होता ये बेंच को तोड़ देता और बेंच के पास ज्यादा फोर्स होता इसको हवा में उछाल देता। उछाल देता।
बोलो भाई अगर यहाँ रुका हुआ है इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है। इक्वल इधर इक्वल मतलब जीरो मतलब बैलेंस है, इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है। और मैंने कल ही बताया था कि जब लगने वाला फोर्स अपोजिट और इक्वल हो जाए तो बॉडी वहां क्या होती है, रेस्ट में हो जाती है, रुकी रहती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। कल बताया था भाई डिस्क वाला क्वेश्चन याद है, अगर हवा में कोई डिस्क है इक्विलिब्रियम में कब रहती है, उस पे लगने वाला mg नीचे लगे और उस पे लगने वाला क्या हो, एवरेज फोर्स बुलेट के द्वारा ऊपर लगे तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में रहे। सेम उसी प्रकार से ये अभी आपको दिखाने के लिए मैंने हवा में टांगा है, दिखाने के लिए ताकि दो अलग अलग बॉडी पे दिख जाए। यहाँ देखो एक ही पे है ना भाई, इस पे प्रेस की अपने वेट के बराबर और ये इस पे रिएक्शन दे दिया उसके बराबर, इक्वल और अपोजिट। तो हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, डायरेक्शन में अपोजिट। इतनी बात समझ में आई। और सुनो एक्शन रिएक्शन में एक बात और आती है कि एक्शन रिएक्शन ये कॉज और इफेक्ट वाला नहीं होता है, किसी कॉज का इफेक्ट हो, मतलब किसी के कारण का इफेक्ट हो एक्शन रिएक्शन, ये भी नहीं होता है। ऐसा कॉज इफेक्ट रूट नहीं होता है। इससे मान लो आप ये बोल सकते हो कि किसी के कारण से कुछ इफेक्ट आया, आपने फोर्स लगाया इस पे 5 न्यूटन का, इसके इफेक्ट में आपको रिएक्शन मिला, ये भी नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स जैसे होते हैं, क्या होता है, कॉज और इफेक्ट वाले रिलेशन नहीं शो करते, किसी के कारण से हुआ। समझ में आया भाई। और एक्शन रिएक्शन वो इक्वल और अपोजिट होता है, दो अलग अलग बॉडी होता है। और एक्शन और रिएक्शन हर कंडीशन में लगता है, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। रेस्ट में है तब भी लग रहा है, अगर मोशन में होते हो तब भी लग रहा होता है एक्शन रिएक्शन। अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो अगर एक बॉडी जितने दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरी बॉडी उतने पे ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में बराबर मैग्नीट्यूड लगाएगी, चाहे आप रेस्ट में हो चाहे आप चल रहे हो। ट्रेन में आप चल रहे हो, धक्का वक्का होता है, चल रहे होता है, एक ने आपको धक्का दिया दूसरे ने आपको धक्का दे दिया, है ना भाई। आपने जितना जितना आपको धक्का दिया आपने उसको उतना दे दिया बराबर। तो चल रहे हो तब भी क्या है, चल रहे हो तब भी क्या है, एक्शन रिएक्शन लग रहा है। मतलब एक्शन जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, इधर देखो जरा, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इधर देखो भाई ऐसे ऐसे मूव कर रही है, या आपस में तीन बॉडी हैं ऐसे कनेक्टेड हैं, तीन बॉडी कनेक्टेड हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे इधर जा रही है। तो ये जिस पे जितना एक्शन लगाएगी वो उस पे रिएक्शन उतना लगाएगी, ये जिस पे जितना एक्शन लगाएगी उस पे रिएक्शन। भाई दो अलग अलग बॉडी पे तो चल रहे हैं तब भी इस पे एक्शन रिएक्शन लग रहा है। इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी लगता है, मोशन में है तब भी लगता है, एक्शन रिएक्शन कंटिन्यू लगता है। समझ में आ गया भाई, इतनी बात आ गई। चलो अब न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ लिखिए, उसके आगे लिखो भाई जरा, लिख लीजिए डिफिनेशन लिख लिया ना जो बताया था मैंने। चलो आगे देखो, अब मान लो हम इसको कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, और थोड़ा देर समझो भाई। ये देखो मान लो एक क्या है, ये ए बॉडी है, क्या है ये ए बॉडी, सुनते रहना भाई। और दूसरी क्या है, बी है। ये देखो इनको हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो बताओ इस पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, F on B due to A, और इस पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, F on A due to B। अलग सुनो भाई, अगर आपने देखा ये बॉडी, सुनो भाई इन चीजों को अगर आपने देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये इस पे अगर हम केवल अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, अभी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग बना दो, अलग अलग बना दो, जरा ए का डायग्राम अलग बनाओ, ए का डायग्राम बनाओ जरा। ए पे देखो क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। और बी पे आओ, बी का डायग्राम इधर लगाओ, बी पे कैसे लग रहा है, बी पे ऐसे लग रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अलग अलग बॉडी पे देखोगे तो आपको एक्शन रिएक्शन दिखेगा। अरे आप वाला देखो भाई, रस्साकशी वाला, अगर आप खींचते हो, अगर दोनों पार्टी बराबर हुई तो वो वहीं रह जाती है, और जो मजबूत हुआ खींच जाता है। अब इधर देखो, जैसे इधर आपने खींचा उतने उसने खींचा, तो लगने वाला फोर्स आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप एक को देखोगे, उसका ये बीडी बनाओगे, क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तब आपको दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको वो दिखता है। समझना, ये कंबाइंड है, इसमें नहीं दिख रहा है, आइसोलेटेड है ये। लेकिन अगर हमने इसको अलग अलग इंडिविजुअल पे निकाला तो हमें दिख रहा है इस पे ये रस्सी ने फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगा के इसको धक्का दिया, और इसने इस पे फोर्स लगा के इसको घुमाया। तो ये क्या हो रहा है, अगर घूम रहे हैं ये घूम रहा हो। समझ रहे भाई, इतनी बात समझ में आई भाई, ये बात आई।
अभी इसमें कहानियां हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन जो बनेंगे तो डायरेक्ट आपको बता देंगे, परेशान नहीं। ये सुनो भाई, ये क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये दे रखा है। अब सुनो भाई, अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले अगर इंडिविजुअल की बात करें एक का, फोर्स बराबर क्या होता है, पहले बता रहा है, फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर हम इस पे देखें, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी, अगर बी पे देखें जरा बताओ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी पे क्या हो जाएगा, इधर देखो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, डी पी बी अपॉन में डी टी। सही बात है क्या? अरे फोर्स कल बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। अगर दूसरा बात करें फोर्स ऑन ए बी, क्या हो जाएगा, dp a अपॉन में dt। सही लिखा है? अरे बोलो भाई, इसीलिए कहता हूँ क्लास बोला मत मारा करो। कल बताया था बहुत डिटेल में, बता देंगे, बताया था, पता नहीं, यहाँ पता चल रहा है ना, नहीं आ रहा, इधर आ रहा है भाई। ये F बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स बराबर आपको जब B पे देखा तो B का मोमेंटम चेंज देखा, जब A पे देखा A का मोमेंटम चेंज देखा। ठीक है भाई, अब इसके आगे देखो, अब इधर सुनो, अब दोनों का फोर्स अगर आप दोनों का कंबाइन कर दो, इधर देखो, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, इक्वल और अपोजिट है। तो जरा देखो, अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑन सिस्टम, इसकी बात करें, फोर्स ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा, फोर्स BA प्लस में फोर्स क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और यहाँ क्या पी बी प्लस में पी, यही तो होगा भाई। ये सिस्टम का मोमेंटम हो गया। अगर हम इसको बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का मोमेंटम बना सकते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है कुछ आपको। अब सुनो इधर देखो, पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ इधर कि अगर आप बात करो एफ बी ए का तो बराबर है एफ ए बी पे, बराबर है नहीं भाई, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इनको इधर लाओ जरा, इनको जब इधर लाओगे क्या हो जाएगा, एफ बी ए प्लस में एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे भाई जब इसको इधर लाओगे तो ऐड होके जीरो बन जाएगा, इसका मतलब नेट फोर्स कितना हुआ, तभी तो नेट फोर्स जीरो हुआ, तभी तो बॉडी मूव करती है क्या, आप इधर खींचते हो वो उधर खींचता है, बॉडी वहीं वहीं रुकी रहती है, मूव नहीं करती। हाँ, अगर इसमें से कोई ज्यादा कम हो जाए तो बॉडी मूव कर जाएगी। हमने कहा नहीं दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं कहाँ मूव करेंगे, मूव ही नहीं करेंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स जीरो हो गया, इधर देखो, अब इनका F बराबर है, इधर देखो भाई, अब इसके आगे जरा देखना है यहाँ से। अब सुनो, F इधर एफ बी ए प्लस में एफ ए बी बराबर जीरो। F कितना था, बोलो भाई, F कितना था, डी पी बी अपॉन में डी टी प्लस में डी पी ए अपॉन में डी टी बराबर जीरो। इसका मतलब अगर इनको कंबाइन करो, आप कंबाइन करो, इधर से भाई कंबाइन करोगे क्या मिलेगा, डी अपॉन में डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी सिस्टम, पी सिस्टम। सिस्टम का मोमेंटम जो है क्या होता है, चेंज जीरो होता है, और अगर किसी सिस्टम का चेंज जीरो हो जाए तो उसका मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट। ये सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ये समझ पाए भाई जो मैंने लिखा, ये बात जो लिखा समझ पाए, कितने लोग समझ पाए, आओ जरा एक मिनट इधर देखो, सुनो भाई इधर देखो जरा, जैसे हमने कहा इधर ये है ए और ये है बी और ये है टोटल, क्या है टोटल, इनका 20 है और इनका 30 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 50। और इस सिस्टम में दोनों साथ साथ है, सिस्टम में दोनों साथ साथ है। इसका मतलब अगर इसको 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, अगर इसको 10 करोगे कितना हो जाएगा, 40, और अभी भी कितना हो जाएगा, 50, और अगर इसको 5 किए तो कितना हो गया, 45, 45, और ये कितना हो गया, 50 अभी भी। तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट इंडिविजुअल का चेंज होगा, इंडिविजुअल का चेंज होगा। इधर देखो, और सिस्टम मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है वो देखो, मैंने आपको दिखाया भाई, ये तो आपको पता है, हमने इसको पूरा सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम के बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की, देखो इस पे अगर आप देखोगे तो फोर्स लग रहा है, इस पे देखो फोर्स लग रहा है। जब इंडिविजुअल पे फोर्स लग रहा है, इंडिविजुअल का मोमेंटम भी चेंज होगा,
इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज। अगर पूरे सिस्टम में कोई बाहर से फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं। जब पूरे सिस्टम में कोई बाहर से फोर्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिस्टम में मोमेंटम में क्या होगा? चेंज नहीं होगा। मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। तो ओवरऑल मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बट इंडिविजुअल का मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। समझ आया भाई? अब सुनो जरा, इधर देखो। अब हमने क्या किया? इंडिविजुअल के बारे में देखा, एक एक के बारे में। अगर हमने ए बॉडी के बारे में देखा तो फोर्स ए ऑन बी, फोर्स ए ऑन बी मतलब ए पे बी के द्वारा कितना लगाया गया वो हमने यहाँ से निकाल लिया भाई, और बी पे ए के द्वारा कितना लगाया गया यहाँ से निकाल लिया। अब सुनो, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, उसको लिख दिया। अब जब इक्वल और अपोजिट होते उसको लिखा, तो जरा बताओ ये कैसे लिखेंगे? अगर माइनस वाला उधर ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया। अब ये देखो, अब ये हमारा कंबाइंड सिस्टम वाला हो गया भाई। दोनों पे फोर्स का कितना सम है वो हमने लगा दिया। और जब उसके बाद हम देखें यहाँ से यहाँ जब आए, देखो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। इसको लिखा dp v अपॉन dt, और dp अपॉन dt बराबर जीरो है। जब ये सब जीरो है, सुनो, तो इनको कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम मान ले। इस सिस्टम में दोनों है, ए बी दोनों। जब पूरा सिस्टम को माना तो सिस्टम मोमेंटम चेंज कितना हुआ? जीरो हुआ। अब जब सिस्टम का चेंज जीरो हुआ, इधर देखो, डेल्टा p बराबर क्या होता है? जीरो। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर क्या हुआ? जीरो हुआ। तो p इनिशियल बराबर, तो p फाइनल बराबर कितना हुआ? p इनिशियल हुआ। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि चेंज अगर जीरो हो रहा है तो वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब हमने यहाँ d लिखा है, d और डेल्टा में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? d भाई छोटे इंटरवल के लिए होता है, और डेल्टा क्या होता है? एवरेज के लिए होता है। तो हमने यहाँ d लिखा, तो जब d का चेंज जीरो हुआ, जब इसका चेंज जीरो होगा और तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो d का चेंज जीरो होगा तो d की वैल्यू कांस्टेंट होगी। छोटे का चेंज हुआ तो चेंज अगर क्या हुआ? जीरो हुआ, तो वैल्यू क्या हुई? कांस्टेंट हुई। चेंज इन मोमेंटम सिस्टम का जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा? सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा। और सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या हो गया? p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही क्या होगा? फाइनल होगा पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम का, इंडिविजुअल चीज का मत पढ़ना। अगर इंडिविजुअल देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिस्टम का है भाई, पूरे सिस्टम का। और सिस्टम में जितनी बॉडी होंगी सबको मिला लोगे आप। यहाँ हमने कितना लिया? हमने दो बॉडी लिया, ए और बी। अगर तीन होते तो तीन बॉडी का सिस्टम का मोमेंटम क्या होता? कंजर्व होता। देखो यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ ये कम ज्यादा हो रहे हैं, बट इनका क्या है? इनका सम क्या है? कांस्टेंट होता है। इसी बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो डिराइव होता है कहाँ से? न्यूटन के थर्ड लॉ से। कहाँ से होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ से। समझ में आ रहा है भाई? पक्का सबको? किसी को डाउट? लिखो जरा इसको। यहाँ से स्टार्ट करना, पहले इसको लिखना। ठीक है भाई? उसके बाद यहाँ आना, ये वाला लिखना है यहाँ तक। सेकंड यहाँ लिखना भाई। उसके बाद थर्ड में ये लिखना, और फोर्थ में यहाँ से लिखना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखो। क्या बेटा? क्या बेटा? जूम कर दे। वो नहीं लिखना उधर वाला, यहीं से लिखो।
और ऊपर कर दे। लिखिए। कल भाई गलती से कोई एब्सेंट मत हो जाना, ठीक है? अगर कल गलती से एब्सेंट हो गए बेटा पूरे एक हफ्ते आपको समझ में नहीं आएगा, बोलना मत मुझे, ठीक है? पहले बता दे रहा हूँ, कल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि अगर गलती से आप एब्सेंट हो गए पूरे एक हफ्ते की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। इतना इम्पोर्टेंट है कल वाला। तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बनाना सिखाऊंगा और एक्शन रिएक्शन इसकी जो एप्लीकेशन है कल मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जो कनेक्टेड बॉडी होती है, स्ट्रिंग होता है, मास होता है, नेट फोर्स निकालना, हेड माइनस टेल बराबर एक्सेलरेशन का एप्लीकेशन होना, वो मैं कल बताऊंगा। तो वो आप एब्सेंट मत हो जाना गलती से, पहले बता दे रहा हूँ। लिखिए, चलो भाई लिखो, इसके एक लाइन लिखो, इसके लिए लाइन लिखो भाई। न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन बी, Newton's third law can be derived from principle of conservation of derived from principle of conservation of linear momentum, principle of conservation of linear momentum। लिख लिया और आगे इसके नीचे लिखो, if f external on a system, if f external on a system is equal to 0, f external on a system is equal to 0, then momentum of system is constant। मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, ठीक है भाई लिखिए। मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लिखो आगे नीचे अगला पॉइंट लिखो जरा भाई, कुछ पॉइंट है उसको लिखो जरा, बोले लिखो भाई। We cannot produce, लिखो पॉइंट बनाना लिखो इसको। We cannot produce a single isolated force in nature, single isolated force in nature आगे लिखो, उसी में लिखना force are always produced in action reaction pair, force are always produced in action reaction pair। इनका क्या मतलब हुआ बेटा? कभी भी किसी बॉडी पे आप अकेले सिंगल फोर्स नहीं लगा सकते। जब आप फोर्स लगाओगे तो जितना उस पे लगाओगे वो भी आपको उतना रिएक्शन देगा। तो हमेशा फोर्स कैसे होंगे? एक्शन रिएक्शन के पेयर होंगे। वो सिंगल फोर्स हम बनाने के लिए एफबीडी बनाते हैं, उसको अलग से निकाल के वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप कभी। अब अगर आप मान लो इस पे हमने फोर्स लगाया, चलो आपका मन कर रहा है कि हम सिंगल एक सिर्फ फोर्स लगा दें। बताओ जितना हमने एक्शन दिया क्या इस बॉटल में हमने रिएक्शन दिया होगा? देगा ही देगा।
हमने कहा ना हमेशा एक्शन रिएक्शन के पेयर में जनरेट होगा, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं होता। बात समझ आ गई? कभी भी आप कहो केवल एक्शन मिल जाए, केवल रिएक्शन मिल जाए, कभी भी आपको कोई सा एग्जांपल मुझे बता दो कि जहां आप फोर्स लगाओ और केवल उसका एक या तो एक्शन रहे या तो रिएक्शन रहे, सिंगल फोर्स कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या, नेचर में जब भी फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन के पेयर में होगा। बात समझ आ गई भाई? अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। There is no time gap. There is no time gap. There is no time gap between action and reaction. There is no time gap between action and reaction. इसका मतलब कि ऐसा तो नहीं होता भाई कि एक्शन लगा दिया 3 सेकंड बाद रिएक्शन हुआ। अगर 3 सेकंड बाद रिएक्शन हुआ इसका मतलब उसका इफेक्ट बना वो। जैसे आप दवा खाते हो, कोई मेडिसिन खा लिया आपने, मेडिसिन खाया और 5 सेकंड बाद उसका रिएक्शन हो गया, आपको क्या लगता है इस रिएक्शन का कारण क्या था? वो दवा थी। जो हमारी बॉडी पे एलर्जी निकली है, हमारी बॉडी पे जो छोटे छोटे दाने निकले हैं, वो किसका कारण है? वो उसका कारण है जो आपने मेडिसिन खाया है। तो वो इफेक्ट है क्या? मेडिसिन कॉज हुआ और जो दाने निकले वो क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? इफेक्ट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने कुछ खा लिया, आपको 5-10 सेकंड बाद वोमिट हो गया, इसका मतलब आपके वोमिट होने का कारण क्या बना? जो चीज खाए हो तो वोमिट इफेक्ट हुआ और जो खाए हो क्या हुआ? कॉज हुआ। और एक्शन रिएक्शन कॉज इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ खाया और वोमिट हुआ बाद में। अगर एक्शन रिएक्शन होगा, जैसे खा रहे तुरंत हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन बीच में गैप नहीं होता है। और जिनके बीच में गैप हो जाए वो क्या होता है? कॉज और इफेक्ट हो जाता है। उसका रिलेशन कैसा होता है? कॉज और इफेक्ट का। लेकिन जिनके बीच में गैप नहीं होता है वो क्या होता है? कॉज और इफेक्ट का रिलेशन शो नहीं करता। समझ में आ गया भाई? लिखो जरा, कहां पे लिखो? लिखो देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन रिएक्शन, so we cannot say, so we cannot say, so we cannot say that action is the cause, action is the cause and reaction is its effect, and reaction is its effect, reaction is its effect. ठीक है भाई? any one force can be action and other will be reaction. कोई एक क्या होगा? एक्शन होगा और कोई क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकता है। ये कोई रीजन नहीं होगा एक एक्शन हो तो उसका दूसरा क्या हो? उसका इफेक्ट रिएक्शन हो। समझ पाई ये लाइन जो बताया मैंने कि एक्शन रिएक्शन के बीच में टाइम का गैप नहीं होता है। और जहां गैप आ जाए वहां कॉज इफेक्ट रिलेशन आ जाता है। ये कारण है और उसका ये इफेक्ट है। इसका मतलब एक्शन रिएक्शन आपसे कहा जाए कॉज इफेक्ट रिलेशन शो करते हैं क्या? नहीं शो करते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा। Action reaction law is applicable. थोड़ा जल्दी लिखो, टाइम हो गया भाई। Action reaction is applicable. Action reaction is applicable on both state, applicable on both state, either rest or motion, either rest or in motion. ठीक है भाई? अगला पॉइंट लिखो। Action and reaction never cancel each other. Action and reaction never cancel each other. नेवर कैंसिल। क्यों कैंसिल नहीं करते बेटा? क्योंकि वो दोनों अलग अलग बॉडी के होते हैं। अगर एक बॉडी होते तो कैंसिल हो जाते। लिखो बेटा, आगे लिखो। कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो किस पे काम करते बेटा? वो दो डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं। लिख लिया भाई? डाल लो। फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फ्री बॉडी डायग्राम।
अब फ्री बॉडी डायग्राम और बाकी जो सब चीजें हैं वो ये न्यूटन के थर्ड लॉ से ही आए हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको पढ़ाया और कल इसको हम बताएंगे डिटेल में। फिर से बता रहा हूँ, कल गायब मत हो जाना, और अगर गायब हो जाना तो यह हफ्ते भर मत आना। क्या बेटा?